बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। आपने पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर एक मेमो गेट का जिक्र सुना होगा। आजकल जिस बारे में बहुत बात हो रही है वो है लेटर गेट। जी हां, ये वही खत है जिसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 27 मार्च के जलसे में लहराया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह कहा कि लिखकर उनकी हुकूमत को, पाकिस्तान को धमकी दी गई है और एक ऐसी साजिश है जो कि उनकी हुकूमत के खिलाफ बनाई गई है, रची जा रही है और उसका मकसद ये है कि किसी तरह से हुकूमत तब्दील हो और उसका डायरेक्ट ताल्लुक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से है, यानी तहरीक अदम एतमाद से है। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की कैबिनेट आपको पता है हर वक्त मौजूद होती है उन्हें डिफेंड करने के लिए। आज जब जनाब असद उमर साहब और जनाब फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने एकदम कह दिया कि मियां नवाज शरीफ तो इसका हिस्सा हैं और यकीनी तौर पर उनकी मुलाकातें वहाँ पर दूसरे ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसी के अफराद से होती रही हैं, तो वो तो इस साजिश का हिस्सा हैं। लेकिन आपके मेरे जहन में इस सियासी टर्मोइल के अंदर बहुत से सवाल आते हैं। वो सवाल हमने आपके सामने रखे हैं और यकीनी तौर पर जब ये सवाल आप सुनेंगे और इन्हें देखेंगे तो आपके जहन भी क्लिक करेंगे कि ये सवाल आज पाकिस्तान के अवाम पूछ रहे हैं। इमरान खान साहब का अपना वोटर है और वो सवाल हमने आपके लिए सामने रखे हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि धमकी आमेज खत किस तरह या किसके जरिए मौसूल हुआ? यह मेमो केस किसकी जानिब से लिखा गया? क्या इस बात का सबूत मौजूद है कि मियां नवाज शरीफ इस साजिश का हिस्सा है? खत में किस किस्म के नताइज की धमकी दी गई है, यानी उस मेमो के अंदर किस किस्म के नताइज की धमकी दी गई है? क्या अस्करी क़यादत को इस खत का इल्म है और अगर है तो उनका मौक़िफ़ क्या है? ये बात आपको भी पता है कि किसी भी मुल्क के खिलाफ अगर कोई साजिश की जाती है तो वो फंडिंग के बगैर नहीं हो सकती। क्या ऐसे कोई शवाहिद मौजूद हैं कि इस साजिश के अंदर भी कोई क्रिमिनल फंडिंग इन्वॉल्व है? अगर इस साजिश के कोई लोकल किरदार हैं तो उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर धमकी इतनी संजीदा है तो वज़ीर-ए-आज़म ने अब तक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि ये बात बहुत संजीदा है और वज़ीर-ए-आज़म खुद कह चुके हैं कि इसकी नौइयत इतनी शदीद है, लिख कर धमकी दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म का ये ख़त जब वो फरमा रहे हैं कि ये लेटर आया जी, हम ये चीफ़ जस्टिस साहब को दिखाना चाहते हैं, तो उनको दिखा के क्या होगा? चीफ़ जस्टिस साहब यकीनी तौर पर एक बहुत बाइज़्ज़त शख्सियत है पाकिस्तान की, बहुत आला मनसब पर फायज़ हैं, लेकिन वो किस तरह से मदावा कर पाएंगे वज़ीर-ए-आज़म की उस तकलीफ़ का जिसमें वो आज मुब्तला हैं, यानी उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश रची जा रही है? ये वो सवालात हैं। और जब शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं, पूरी अपोजिशन, अब तो पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए इस खत के, इस मेमो के मुंदरजात सामने लाएं, इन कैमरा ले आएं और बताएं, पार्लियामान को बताएं। और अगर वाकई कोई ऐसी साजिश वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ की जा रही है जिसके ताने बाने किसी और मुल्क से जुड़े हैं, किसी दुश्मन मुल्क की एजेंसी के साथ जुड़े हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ जुड़े हैं, तो पूरी पार्लियामान उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। और सबसे वाइटल सवाल आखिर में यह है कि मोईद यूसुफ साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत ज़्यादा आर्टिकुलेटेड हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आज तक, अभी तक कोई इस हवाले से लब कुशाई उन्होंने नहीं की, ना ही उन्होंने इस चीज़ को रीइंफोर्स किया है कि वाकई ऐसा कोई थ्रेट है। अपने मेहमानों के सामने ये सवाल लेके चलेंगे क्योंकि ये ऐसे सवालात हैं जो कि बहसीत पाकिस्तानी आपके जहनों के अंदर भी हैं। जहां पाकिस्तान की सियासत के अंदर आज एक एक वोट काउंट हो रहा है कि कौन सा इत्तेहादी कहां खड़ा है, वो हुकूमत के साथ है या वो अपोजिशन के साथ है। परवेज़ इलाही साहब तशरीफ लाए टॉक में, वो कहते हैं MQM के साथ बात बन गई है, मामला ठीक है, तरीन ग्रुप में हमारे साथ वो भी ऑन बोर्ड है। लेकिन जब लोगों से बात की जाती है और लोगों से बात की जाती है तो हक़ाइक़ कुछ मुख्तलिफ है। ऐसी सूरत हाल के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना कि ये सब कुछ एक बैरूनी साजिश से जुड़ा है, इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है मियां जावेद लतीफ़ साहब, नेशनल असेंबली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया आपका मियां साहब। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर अब्बास साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी है, बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका। शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, अपना प्रोग्राम करते हैं जियो न्यूज़ पर, बहुत शुक्रिया आपका। और जनरल टायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। ज़ाहिर बात है इसका एक सिक्योरिटी एलिमेंट है, जल्द साहब से उसके ऊपर तज्ज़िया हम लेना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले मियां जावेद लतीफ़ साहब, आज किसी और का नाम आए ना आए, लेकिन असद उमर साहब ने यह बता दिया कि मियां नवाज शरीफ तो इस साजिश का पक्का हिस्सा है। तो आप लोग इस हद तक चले गए हैं कि
वो सारी बात है, मुहिबुल्लाह असद से मुलाकात हुई मियां नवाज शरीफ की, बहुत से लोगों ने कंडेम किया कि नहीं होनी चाहिए थी। वो लोग जो हॉस्टाइल हैं पाकिस्तान की रियासत के हवाले से, मियां नवाज शरीफ को उनसे नहीं मिलना चाहिए। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, हुकूमत बता नहीं रही। वो कहते हैं अभी फवाद चौधरी साहब के इन्वेस्टिगेशन भी हम नहीं करवाना चाहते। लेकिन एक बात है कि मियां नवाज शरीफ इस साजिश का हिस्सा हैं। तो आपका लाए अमल क्या है? आप लोग कैसे हिस्सा बन गए हैं और इतने बेरहम हो गए हैं आपके इमरान खान साहब के खिलाफ, आप बैरूनी कुव्वतों से मदद हासिल कर रहे हैं? मनी, मैं पुरानी कोई बात करना नहीं चाहता था, मगर जो अभी आपने एक मुलाकात का हवाला दिया, मैं मजबूर हूँ उस बात को कहने पे कि कभी तो इसी नवाज शरीफ के बारे में कहा गया कि कारगिल की जीती बाजी अमेरिका की टेबल पर जाकर हार गए, कभी हमें हाईजैकर बना दिया गया, कभी हमें मोदी का यार कहा गया। भाई आप मुझे ये बता दें कि ये साजिश जो आज हुई है और जिसके ताने बाने नवाज शरीफ से मिलते हैं, ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि साल हर साल गुजर गए, उन साजिशों के उनको बेनकाब ना किया जा सका, जो कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर लगी, कभी नवाज शरीफ के हवाले से लगी। आज जो हम पर इल्ज़ाम लग रहा है और वक्त का चीफ एग्जेक्टिव लगा रहा है, उसके पास इख्तियार भी हैं और बकौल उनके कि वो कागज़ का पुर्जा जो है वो मैंने शेयर किया दफाई अदारे से और 7 तारीख को शेयर किया। फिर मुझे ये बताएं कि क्या उस अदारे ने उस ख़त की तस्दीक की, क्या उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, क्या उस पर कोई नतीजा अखज़ किया गया? और अगर आज तक उसका कोई जवाब नहीं मिला, कोई तस्दीक नहीं हुई, तो फिर दुनिया कैसे मानेगी इस साजिश को? फिर आप मुझे ये बताएं कि अगर आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है तो मुनीब फ़ारूक साहब, मैं सारी चीज़ों को जो 4 साल में हुआ उसको एक साइड पे रख दें। मैं आज ये कहता हूँ बतौर पाकिस्तानी के कि अगर ये साजिश हुई है तो ये मुल्क के खिलाफ साजिश हुई है, 22 करोड़ अवाम के खिलाफ साजिश हुई आप है। दिल पर हाथ उसमें नवाज शरीफ साहब साबित इसके अंदर शामिल नहीं है। आप क्या ये दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, पूरी अपोजिशन, जारी बात है पीडीएम के तले ऑलमोस्ट सारे इकट्ठे हैं, कि आप किसी साजिश का हिस्सा नहीं है और इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए आप किसी गैर मुल्की ताकत से कोई मदद हासिल नहीं कर रहे? नहीं, मनीफ जो है इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए वो तो हम एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं अवामी ख्वाहिश पर, मगर जहाँ तक कोई साजिश है, आलमी साजिश, तो उसका जवाब ले लें। मैं दोनों हाथ खड़े करके ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ समेत पाकिस्तान का कोई बंदा इस साजिश का, मुल्क की सलामती के खिलाफ कोई साजिश का हिस्सा है तो उसको सरेआम लटका देना चाहिए। मगर अगर ये बात गलत साबित होती है और गलत इल्ज़ाम लगाने वाले को भी सरेआम लटका देना चाहिए ताकि दोबारा कोई इस तरह की। बट मियां साहब, आपका इसके ऊपर मौक़िफ़ देखिए, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, आज उन्होंने खोल कर कह दिया है, और जब वफाकी काबीना के लोग कहते हैं, वज़ीर आज़म ने ऑलरेडी कह दिया था, आज उन्होंने रीइंफोर्स कर दिया, वो कहते हैं और बहुत सी वजूहात हैं, हम इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते। लेकिन इसके आपका जवाब क्या है इसके लिए कि मियां नवाज शरीफ साहब पर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया गया है? यार मनीब, मैं तो आपको ये कह रहा हूं, मैं तो कहता हूं कि उसने सारी जिंदगी झूठ बोला है मगर आज सच बोल रहे हैं। मैं ये तस्वर कर लेता हूं। भाई उसका आप सबूत लेकर आओ, ठीक है, सबूत दो। मैं कहता हूं इस रंगबाज सियासतदान जो है, इसका कच्चा चिट्ठा कौम के सामने आना चाहिए, ठीक है, या हमारा कच्चा चिट्ठा कौम के सामने आना चाहिए कि हम मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बस सबूत, मेन बात सबूत की है ना जनरल साहब। हर कोई यही कह रहा है कि जी लिखकर कोई किसी को धमकी नहीं देता, और ऐसे हालात के अंदर लिखकर कोई धमकी नहीं देता, ना ही इस तरह की मरासले आते हैं जिसके अंदर बाकायदा तौर पर लिखा हो। अब ये इम्प्लाई कर रहे हैं वज़ीर आज़म, वो इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हैं, कोई असेसमेंट है किसी डिप्लोमेट की, वो एक अलहदा बात है। लेकिन एक ऐसी तहरीक जो कि यहाँ पर है पाकिस्तान के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, वो एक अपोजिशन और हुकूमत का मामला है, उसको जोड़ा जा रहा है एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी से। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है, क्योंकि आप बहसीत, आपने एक इदारे के अंदर इतना वक्त गुजारा है, अहम ओहदों पर रहे हैं, क्या ये इतना ही सिंपल है जनरल साहब कि एक मुल्क की सलामती से रिलेटेड एक साजिश की जा रही है और पाकिस्तान के दिफाई इदारे उसके हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोश हैं?
वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं मैंने शेयर कर दिया, लेकिन अगर कोई बहुत इमिनेंट थ्रेट होता तो कुछ मेजर्स ले लिए जाते। क्या ऐसा ही है या आपको लगता है कि नहीं, बहुत से मामलात पे चुप रहना पड़ता है या जानबूझकर चुप रहा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुनीब, पहली बात तो ये है कि कभी भी कोई हुकूमत लिख के इस किस्म की थ्रेट नहीं देती। हमें अमेरिका ने भी ये थ्रेट दी थी कि वो स्टोन एज वाली सारे जानते हैं, लेकिन वो ज़बानी थी, वर्बल थी। DGISI उस वक्त विजिट पे थे अमेरिका जब ये 9/11 हुआ, और उन्होंने ये थ्रेट दी ज़बानी, और फिर DGISI ने आके यहाँ पे ब्रीफ किया, जो बाद में अमेरिका ने जब उनके वो लोगों ने किताबें लिखी तो उसमें उन्होंने उसको इनकार किया कि जी हमने ये नहीं कहा, क्योंकि ये उमूमन बहुत ही एक घटिया अमल समझा जाएगा अगर कोई लिख के इस तरह पकड़ा। तो लिहाजा ये थ्रेट इस तरह की लिखी हुई तो नहीं हो सकती, लेकिन ये कि अगर वहां पे एम्बेसडर को ये कहा गया ज़बानी इस तरह की बातें, तो उसने लिख के भेजा है या एम्बेसी की तरफ से किसी ने ये लिख के दिया है, या वहां पे हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं उन्होंने ये लिख के भेजा है, तो कोई इस तरह की चीज तो हो सकती है। लेकिन ये कहना कि डायरेक्ट कोई मुल्क क्यों लिखेगा, वो शायद मेरा नहीं ख्याल के इस तरह की जुर्रत करें, क्योंकि उससे आप देखिए कि अभी इन दिनों में ही बाइडेन के मुंह से ये निकल गया कि ये पुतिन जो है ये यहाँ पे हुक्मरान नहीं रहे, और वो सफाइयां पेश करता फिरता है, क्योंकि आप बेशक वैसे पुतिन को हटा दें CIA को इस्तेमाल करके, लेकिन वर्बली इस तरह की धमकी देना या कहना वो दुनिया में कोई कबूल नहीं करता। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह का होगा। बट वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा लिखकर धमकी दी, शरी मज़ारी साहिबा ट्वीट करती हैं, वो डॉक्यूमेंट की बात करती हैं, वज़ीर-ए-आज़म खत की बात करते हैं। अब मेरे लिए या आपके लिए चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, वो एक जलसे के अंदर और उसको बाकायदा तौर पर रेफर कर रहे हैं वो, और एक केस बिल्ड कर रहे हैं, तो अब मैं तो नहीं कह सकता कि वो झूठ बोल रहे हैं। मेरे इल्म में इसके अलावा एक लेटर था जिसमें बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस का लिखा हुआ। अच्छा, इस तरह की डिप्लोमेटिक या इस तरह की लैंग्वेजेस यूज हो जाती हैं जहां अभी बाइडेन ने। क्या उस लेटर का ताल्लुक जन साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से था? नहीं, ये उससे पहले का है। ओके, उससे पहले, ठीक है। तो वो इस तरह की चीज तो हो जाती है कि वो आपको लिख देते हैं। अभी इंडिया को टेलीफोन करके वैसे भी उन्होंने उनके फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दी, तो उन्होंने कहा कि इंडिया हैज टू डिसाइड whether they are going to be on the right side of the history or the wrong side of the history। ठीक है। तो मतलब वो इस तरह की थ्रेड तो वो वेव बड़ी आप कह लीजिए कि एक इनडायरेक्ट किस्म की बात तो वो कर देते हैं, लेकिन लिखा हुआ अमूमन नहीं होता। ठीक है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, मैं ये कहूंगा कि इसका ये एस्पेक्ट बात का है कम इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर वाकई एक थ्रेट है तो उसका तजिया हुआ कि हमें किस किस शक्ल में वो कॉन्सिक्वेंसेस हमारे ऊपर आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और फिर उसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि उसकी मंसूबाबंदी, क्योंकि सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अब आपने अपने मुल्क को उस थ्रेट से कैसे बचाना। ठीक है। कि अगर वो एग्जीक्यूट हो जाती है अगले 5-6 दिन में, 7 दिन में, उसके बाद अगर आप करते रहें तो ये जो आज लेटर लहराया जा रहा है वो आपको सिर्फ बजन साहब एक बात, इफ यू अलाउ मी, क्या अगर कोई ऐसा थ्रेट होता जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की सिक्योरिटी सालमियत से होता, तो क्या पाकिस्तान की फौज, नेशनल सिक्योरिटी का पूरा ऑपरेटर्स, क्या इस हवाले से बिल्कुल वो पैसिव तो नहीं रह सकते? अब तक तो बहुत कुछ हो जाना था और बता देना चाहिए था, बल्कि जिस तरह से ISPR DG ISPR आ जाते हैं, वो बताते हैं कि इस तरह पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, तो कुछ हो जाना चाहिए था अब तक। और अब तक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास ना होना, ये सब कुछ ना होना, क्या इंडिकेट नहीं करता कि इसके अंदर कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं है? देखिए, होता ये है कि अगर इस तरह की कोई थ्रेट मौजूद है, कोई लेटर दिखाया गया है, तो उमूमन आर्मी रिकमेंड करती है कि जी फौरी तौर पे आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाएं। ठीक है। अव्वल तो हुकूमत को खुद बुलानी चाहिए, अगर नहीं बुलाई तो नेचुरली जिसको दिखाया गया लेटर, अगर मिलिट्री लीडरशिप को दिखाया तो वो एडवाइस करेंगे कि जी इसकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग बुलाएं, ताकि वहां इसको असेस किया जाए, इसका एनालिसिस किया जाए। और ठीक कह रहे हैं, बल्कि अब तक हुआ नहीं है। बट शहजाद साहब, मदद साहब के पास आने से पहले एक बात मैं जरा शहजाद मुरी ये बताइएगा, फवाद चौधरी साहब ने आज जब
जिक्र किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उन्होंने कहा जी लिखा हुआ है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। असद उमर साहब ने कहा जी इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने से पहले की इसके अंदर तारीख लिखी हुई है और डायर कॉन्सिक्वेंसेस का बताया गया है कि अगर ये नाकाम हो गई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो बड़े संगीन किस्म के नतायज होंगे पाकिस्तान के लिए। सो आप क्योंकि सियासी मुलाकातें ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड भी करते हैं, डू यू थिंक इट सिंक्स इन, लगता है आपको कि इट इज समथिंग वेरी इमिनेंट जो होने वाली है? मुनीब, कल भी ट्रांसमिशन के दौरान हुकूमती जराए से एक मैसेज आया था और ये दो बातें उसमें लिखी हुई थी कि एक तो ये 7 तारीख का है और इसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो 8 तारीख को ऑपोजिशन ने जमा करवाया है, तो यानी कि एक दिन पहले का है। ठीक है, 7 तारीख का ये लेटर है, ये गवर्नमेंट सोर्सेज कह रहे थे और आज गालिबन इसकी कंफर्मेशन भी उन्होंने कर दी है कि ये जो डॉक्यूमेंट है या मरासला है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से एक दिन पहले आया था। अब जितनी बातें मैंने सुनी है और ऑब्वियसली अकल भी यही कहती है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो ये लेटर नहीं हो सकता, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक चैनल पर ये कहा था कि ये फॉरेन ऑफिस को मौसूल हुआ था, तो क्या किसी दूसरे मुल्क के फॉरेन ऑफिस ने वहां पे सेंड किया है, किसी और डिप्लोमेट ने, किसी बाहर मुल्क के डिप्लोमेट ने सेंड किया है? बड़ा मुश्किल लगता है कि कोई राइटिंग में इतनी स्पेसिफिक थ्रेट देगा कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होता, वजीर आजम सर्वाइव करते हैं, तो वो बड़ा खौफनाक होगा पाकिस्तान के लिए। मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट थ्रेट इस तरह की आई होगी। हम सबका एक अंदाजा यही है कि हो सकता है कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो बाहर बैठे हों उनकी एक असेसमेंट हो। अब वो असेसमेंट भी कितनी स्पेसिफिक है, क्या किसी मीटिंग में उनको ये बताया गया है, और अगर बताया गया है और एज इट इज उन्होंने पेपर पे लिख के पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को भेजा है, तो वो भी यकीनन बड़ी खतरनाक बात है कि पाकिस्तान के बारे में कौन ऐसा सोच रखता है कि इतनी स्पेसिफिक थ्रेट दे रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सर्वाइव कर गए तो वो बड़ा खतरनाक हो सकता है, खौफनाक हो सकता है मुल्क के लिए। तो यहां तो इस वक्त स्पेकुलेशन ही चल रही है इस्लामाबाद में। कुछ लोग जो है ये बात कर रहे हैं कि शायद जो पाकिस्तानी सफीर थे अमेरिका में, असद खान साहब, जो पिछले हफ्ते ही अपना टर्म पूरा करके टर्म उन्होंने किया है, शायद उन्होंने एक असेसमेंट दी हो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। तो ये मुख्तलिफ स्पेकुलेशन इस वक्त यहाँ पे चल रही है, बट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये थ्रेट हो ये कहना बड़ा मुश्किल है। और ऑब्वियसली अगर इतना है जिस तरह के इस वक्त दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि दो बातें की जा रही है ना, एक तो नवाज शरीफ से कनेक्ट किया जा रहा है कि नवाज शरीफ यूके में बैठ के, लंदन में बैठ के वहां पे मुख्तलिफ जो है एजेंसी से मुलाकात कर रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक की एजेंसी से मुलाकात कर रहे हैं, और फिर एक ये लेटर है। तो अगर ये दोनों का कोई आपस में कोई लिंक है तो फिर तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग आप बुलाएं और वहां पे इसको प्रेजेंट करें, लेकिन मुझे नहीं नजर आता कि हुकूमत शायद इसको बहुत ज्यादा आगे लेके जाएगी। कुछ बातें कॉमन सेंसिकल भी होती है। मलिक साहब, आप पाकिस्तान की तारीख को बड़ा हमसे बेहतर जानते हैं, बट सर मुझे ये बताइएगा कि क्या इस असेसमेंट को, अब ये पता नहीं असेसमेंट है, ये लेटर वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं लेटर है, शहरी मज़ारी साहबा कहती है डॉक्यूमेंट है, वो हवाला अपनी ट्वीट में देती है कि देखिए जी भुट्टो साहब के वक्त भी ये हो गया वो हो गया, बट वो हिस्ट्री अपनी जगह मौजूद है, बहुत से लोगों को पता भी है। बट मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हालात ऐसे आ गए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म एक असेसमेंट को अपनी हुकूमत बचाने के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या इतनी डेस्परेट सिचुएशन आ गई है वाकई हुकूमत के लिए? शुक्रिया मुनीब। देखिए, मैंने क्योंकि कुछ केसेस कवर किए हैं, 2 केसेस ऐसे हैं जहां स्पेसिफिकली जो है अलर्ट किया जाता था। आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली बात की, मैंने उस अमरीकी सफारतकार को इंटरव्यू किया था जो हेनरी किसिंजर और भुट्टो की मुलाकात में मौजूद थे। ठीक। और उन्होंने ये कहा था कि जो हेनरी किसिंजर जब उठ के गए थे तो ही वॉज वेरी अपसेट और एंग्री, और जो बात थी वो यही थी कि विल, अगर आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप नहीं किया तो विल मेक यू अ हॉरिबल एग्जाम्पल। अब मेक यू से 2 कॉन्टेक्स्ट थे कि क्या पाकिस्तान को हॉरिबल एग्जाम्पल बनाएंगे या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा आम तौर पे जो अमेरिकन एम्बेसीज, या अगर अमेरिकन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अमेरिकन एम्बेसी व इस्लामाबाद की और स्टेट डिपार्टमेंट, उनके दरमियान जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है वो टेलीग्राम के ज़माने में से टेलीग्राम दिए जाते थे, और उसमें 77 की मूवमेंट में एक जिसको भुट्टो ने गालिबन बाद में कोट भी किया था वो ये था कि द पार्टी इज़ ओवर, और उसके बाद फिर जाहिर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी होगी। दूसरा, जनरल ज़ियाउल हक को स्पेसिफिकली अलर्ट किया गया था कि आपकी ज़िंदगी ख़तरे में है, लिहाजा आप अपनी मूवमेंट को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करें, और रिस्ट्रिक्ट की भी गई थी मूवमेंट उसमें, लेकिन फिर भी यह हादसा हो गया। देखिए, 2 तरह से हो सकता है। एक ये होता है कि आपकी फ्रेंडली कंट्री की इंटेलिजेंस आपको अलर्ट करती है कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की ज़िंदगी खतरा है और हमें ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का पता चला है,
या ये कि एम्बेसी जो है वो इन्फॉर्म करती है कि उनको किसी तरीके से पता। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, जिसका मुझे बहुत कम इम्कान है कि पूरी गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व होती है और उनकी किसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के थ्रू जो है वो पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया गया है, तो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसमें स्पेसिफिकली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र करना और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिखाने वाली बात है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक ऐसे केस की हेयरिंग कर रहे हैं जिसका ताल्लुक अदम एतमाद से है। बिल्कुल। तो आप दिखाना क्या चाह रहे हैं? अगर आपका कॉन्टेक्स्ट ये है, और सीरियस हो सकता है, और पाकिस्तान में कई वज़ीर आज़म, 2 वज़ीर आज़म तो असैसिनेट हुए हैं, एक सदर असैसिनेट हुए हैं, एक सदर पे अटैम्प्ट्स हुए हैं, 2 वज़ीर आज़म पे ज़िंदगी पे अटैम्प्ट्स हुए हैं। ये सारी चीज़ें हमारी तारीख का हिस्सा रही हैं। तो मेरा ख्याल ये बहुत ज़रूरी है कि ये लेटर का ऑथर कौन है, क्या ये कोई किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई लेटर हाथ लगा है? बट वो फवाद साहब कह रहे हैं ना सर कि हम पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेट कराना ही नहीं चाहते। मतलब साहब वो कहते हैं हम इन्वेस्टिगेट कराना ही नहीं चाहते, लेकिन साथ ही वो जिक्र कर देते हैं कि नवाज शरीफ इसका हिस्सा हैं। देखिए, यही सबसे खतरनाक बात है। आप मुझे बताएं कि अगर कोई चीज नेशनल सिक्योरिटी है, अगर जाहिर है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कोई भी हो, एक्स प्राइम मिनिस्टर हो, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर की जिंदगी अंडर थ्रेट है तो आप इसकी तहकीकात क्यों नहीं कराना चाहते? बिल्कुल सही है। देखिए, मतलब ये कि ये तो फिर पूरे स्टेट का मसला आ गया ना। इमरान खान सिर्फ पीटीआई के नहीं, पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। अगर उनकी जिंदगी को कोई खतरा है और उसमें कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर इन्वॉल्व है, तो ये जानना उस लेटर की ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है। वो लेटर किसका है, किसके नाम है, किसको एड्रेस किया गया है, उसकी तहकीकात होना पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी बन गई है। राइट। उस लेटर की तहकीकात करना, क्योंकि ये बहुत, लेकिन गवर्नमेंट अनविलिंग है, गवर्नमेंट अनविलिंग है उस लेटर की तहकीकात करने के लिए। मैं प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते ही वापस आएंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक पाकिस्तान के अंदर एक सियासी सूरत हाल से है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से है, वहां पर भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लेकिन क्या यही बात हम शहजाद इकबाल साहब से भी पूछेंगे, जैन साहब से भी, मदर साहब से भी और मियां जावेद लतीफ़ साहब से भी, कि इतनी डेस्परेट सिचुएशन तो यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए बन गई है, लेकिन ऐसे किसी मामले को पाकिस्तान की सियासत के साथ जोड़ना, क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बहुत बड़ा सियासी दाव खेलना चाह रहे हैं, और क्या ऐसा करने से उनको नुकसान भी हो सकता है? क्योंकि मामला कौमी सलामती का है, हुकूमत कह रही है हमने इसे इन्वेस्टिगेट नहीं करवाना। अब तक जो रिस्पांस आपने हमारा मौजूद मेहमानों का सुना है, चले मियां जावेद लतीफ़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन बाकी जन साहब को सुन लें, शहजाद इकबाल साहब को सुन लें, मज़हर अब्बास साहब को सुन लें, तो जो सैनिटी है वो तो यही डिमांड करती है कि एक मामला है, अगर उसकी नौयत इतनी संगीन है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बगैर इन्वेस्टिगेशन के आप जब किसी पे इल्ज़ाम लगाएंगे और बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगाएंगे, तो वो ना सियासी तौर पर बिकेगा, ना ही उस मामले की इंटेंसिटी को लोग समझेंगे। पाकिस्तान की आवाम के जहन में जो सवाल हैं वो हमने आपके सामने भी रखे हैं। इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सियासी जोड़ तोड़ इस वक्त अरूज पर है, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन को भी नंबर्स दरकार हैं और इमरान खान साहब को अपनी हुकूमत बचानी है। एज बी स्पीक एक क्रिटिकल मुलाकात हो रही है अपोजिशन के साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर, और चार्टर ऑफ डिमांड सामने रखा जा रहा है। कोई मामला तय पा सकता है? इंक्लिनेशन क्या है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की? अपने तजियाकारों से इस हवाले से भी जानेंगे, क्योंकि एक बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रही है इस वक्त। अगर स्विंग का वोट समझा जाए या स्विंग वोट समझा जाए तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का है, क्योंकि अगर वो हुकूमत के साथ रहते हैं तो फिर अपोजिशन के लिए मामलात बड़े टफ होंगे, बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उन्होंने अपोजिशन का साथ दिया तो अपोजिशन कंफर्टेबल नज़र आएगी और हुकूमत स्ट्रगल करती हुई नज़र आएगी। इस पूरी सियासी डेवलपमेंट के ऊपर मैं ज़रूर हम बात करेंगे इसी सेगमेंट के अंदर, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है कि मैं ज़रा जन साहब से उसकी तस्दीक कराना चाहता हूँ। जन साहब, इमरान खान बहसीयत वज़ीर-ए-आज़म ना अपने किसी इत्तेहादी से, उनका इत्तेहाद इस वक्त ख़तरे में है, उनकी हुकूमत ख़तरे में है, किसी इत्तेहादी से उन्होंने इस लेटर के बारे में कोई बात नहीं की, ये भी नहीं बताया कि इस लेटर के अंदर क्या है और आप मेरा साथ दीजिए। जो इत्तेहादी उनसे टूट के चले गए बाप पार्टी, उनको भी नहीं बताया, उनको भी नहीं पता, बल्कि उन्होंने खुद राब्ता किया कि बताइए इसके अंदर हम आपकी क्या मुआवनत या मदद कर सकते हैं।
सवाल यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कराना चाहते, वज़ीर-ए-आज़म किसी हवाले से कोई बात भी नहीं कर रहे, कोई बता भी नहीं रहे। आपने कहा सबका एनालिसिस यही है कि कोई लिख के धमकी देता नहीं है, तो क्या हम ये सेफली कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि इसके हवाले से ना ही सिक्योरिटी ज़राए कोई तस्दीक कर रहे हैं, वो इसकी तस्दीक करने से गुरेज कर रहे हैं, कोई ना एम्बेसडर्स के अंदर, EU के एम्बेसडर्स के अंदर वहाँ से भी कोई इसकी एंडोर्समेंट नहीं आ रही, सिर्फ हुकूमत इस बात को प्रोपेगेट कर रही है लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक सियासी स्टंट है, एक सेंसिटिव मामला जिसे सियासी स्टंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए मुनीब, इसको यूं ले लें कि 7 तारीख को ये लेटर आया और ये इतना सीरियस है, इसमें धमकियां हैं, सब कुछ है, और 8 को उसकी इम्प्लीमेंटेशन नजर आ गई कि 8 को नो कॉन्फिडेंस मोशन भी मूव कर दी गई। फिर तो अर्जेंसी ऐसी थी कि आपको 27 तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। फिर तो ये 9 तारीख को स्ट्रेट अवे ये लेटर जो है ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में डिस्कस होना चाहिए था, क्योंकि अर्जेंसी ये बताती है अगर वाकई ये इतना सीरियस है और धमकी है और ये है वो है, तो फिर हम 27 तारीख तक किस चीज का इंतजार कर रहे थे? 27 तारीख को तो जलसा था ना। फिर आपने जलसे में वो बात खोली और कहा कि जी ऐसे है, तो उससे तो ऑब्वियस है कि आप एक तरफ पॉलिटिकल माइलेज उससे ले रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि आपने अगर ये कर ही लिया, तब भी जब धमकी मुल्क के लिए है या इवन एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए है, तो वो एक बड़ा सीरियस इशू है जिसको आप यूं सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में इधर उधर नहीं कर सकते। ठीक हो गया। उस पर तफसीली ऑफिशियली आपका तजिया, आपकी उसके ऊपर प्लानिंग, और क्वाइट पॉसिबल कि आप कोई ऐसे मैयर्स करें कि आप उस मुल्क में डेलीगेशन वगैरह भेजें, मजीद एक्सप्लोर करें, उनके साथ मामला फहमी करें। ठीक है, ये चीजें जो है ये इनको यूं नहीं लूज छोड़ा जा सकता, जबकि ये मुल्क राइट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपके तजर्बे की रोशनी में ये तज्जिया बहुत अहमियत रखता है। मियां जावेद लतीफ़ साहब, जरा सियासत की बात हो जाए। अभी MQM की मुलाकात हो रही है। अब ये बातें आज परवेज़ इलाही साहब ने आमिर मीर साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहीं कि जी हमने तो वज़ीर-ए-आज़म को कहा है कि आप इन्हें पोर्ट्स एंड शिपिंग की वजारत भी दे दें, गवर्नरशिप भी दे दें, लेकिन अभी फैसल सब्ज़वारी साहब शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में बता रहे थे कि जी हमने तो लास्ट भी जब हमें ऑफ़र की गई थी हुकूमत की जानिब से बजट के जब मामलात थे तो हमने मना किया था वजारत लेने से। तो इस वक्त मुत्तहदा अपोजिशन MQM के साथ कोई फ्यूचर का इत्तेहाद रख रही है, उसकी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग कर रही है, या अभी जो आगे सेटअप आप लाना चाह रहे हैं उसमें भी उनके लिए कोई ऑफर है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए? अगर इजाज़त दें तो 1 मिनट में मैं बात वो करना चाहता हूँ, बड़ी संजीदा बात है। देखें जो अभी बात हो रही है, मेरे भाई मोहतरम अमजद शुएब साहब ने भी की। देखिए साजिशें मुल्क के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़, हुकूमतों के ख़िलाफ़ होती हैं, ये एक हकीकत है जिसका इशारा मज़हर अब्बास साहब मेरे भाई हैं उन्होंने भी दिया। उन्होंने भुट्टो का जिक्र किया, ज़ियाउल हक का जिक्र किया कि या रियासत को थ्रेट होना था या हुक्मरानों को होना था। मगर क्या ही अच्छा होता अगर वो फरमा देते कि नाकाबिले तस्खीर पाकिस्तान के दिफा को बनाने में नवाज शरीफ ने जो रोल अदा किया, उनको भी फ़ोन कॉल्स आई, क्या उनके साथ फिर जो सलूक हुआ या CPAC उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए दिया उस वक्त पाकिस्तान को या थ्रेट होना था या नवाज शरीफ को? और क्या ही अच्छा हो ये पिछली जो साजिशें उनको भी बेनकाब किया जाए, आज वाली को भी। अब आ जाएँ जो बात आप फरमा रहे हैं MQM के हवाले से। देखिए अदम एतमाद जो है, जब हमने टेबल किया था उस वक्त अपना होमवर्क मुकम्मल करने के बाद किया था और इत्तेहादियों के बगैर किया था। ठीक है। अब आ जाएँ जो चौधरी साहब हैं या बाप पार्टी है या MQM है, जो इत्तेहादी हैं नॉन, अब देखें उनमें से हमारी भी बात उनके साथ चल रही है, ज़ाहिर है हुकूमत वक्त की भी बात चल रही होगी। अगर हम बात करते हैं तो वो बेज़मीरे हो जाते हैं, अगर हमारे साथ आते हैं तो अगर उनके साथ चले जाते हैं तो शायद उनको साजिश का इल्म हो जाता है जो मुल्क के ख़िलाफ़ हो रही है, या इमरान खान साहब उनको ख़त दिखा देते हैं। मगर मैं ये अर्ज़ करता जाऊँ कि 4 अप्रैल तक अगर तो मुनीफ फ़ारूक साहब इस साजिश को, आज तक तो वो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, इस साजिश को बेनकाब कर लें बहुत अच्छा है। मगर
4 अप्रैल के बाद अगर हम कामयाब होते हैं अदम एतमाद में तो इस साजिश को हम जरूर बेनकाब करेंगे। ठीक है, और वो आप करेंगे, बट सर मुझे ये बता दें, आप एमक्यूएम को कोई खास आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपने कहा इत्तेहादियों के बगैर आपने होमवर्क किया था, लेकिन बहुत कुछ बीच में तब्दील भी हो रहा है ना। ये जो हुआ चौधरी बरादरान के साथ, या चौधरी साहबान चले गए, हुकूमत की जानिब वजारत आला उन्हें मिल रही है, उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन ये कुछ तब्दीलियाँ भी हो गई, कुछ सरप्राइजेज हैं। तो एमक्यूएम के हवाले से आप या मुत्तहिदा अपोजिशन कितनी कॉन्फिडेंट है? देखें, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत वक्त जो सिंध की है पीपल्स पार्टी से, यकीनन इत्तेहादी जो हैं अपोजिशन के, उन्होंने उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की है और मुस्लिम लीग नून भी उसमें शामिल है उनको गारंटी देने के लिए। जिस तरह आप ये कह सकते हैं कि चौधरी परवेज़ लाई को पीपल्स पार्टी गारंटर बन रही थी कि अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात मुस्लिम लीग नून से हैं तो हम गारंटर हैं। इसी तरह एमक्यूएम से हमारे डायलॉग भी चल रहे हैं। साहब, क्योंकि आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाता हूँ, वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहबा की उनको ये बात पसंद नहीं थी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब बने वज़ीर आला पंजाब, और दूसरी बात ये कि जो आप ऑफ़र उन्हें दे रहे थे वो तो महज 3-4 माह के अरेंजमेंट की थी, जबकि हुकूमत के साथ उनके मामलात लंबे चल सकते हैं। एक फैक्टर ये भी है उनका हुकूमत में जाने का। तो ऐसे ही था, 3-4 माह की ऑफ़र थी आपकी कि वज़ीर आला बन जाए 3-4 माह के लिए? देखें अगर तो आपने मुल्की मफाद देखना है तो मनीब किसी तौर पर भी फ्रेश मैंडेट के बगैर आप पाकिस्तान के मसाइल या एतमाद कौम का हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात दुरुस्त है। और ये भी बात दुरुस्त है कि हम किसी तौर पर भी ये पसंद नहीं करते थे कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आलाशिप दी जाए, मगर हम पाबंद थे अपोजिशन के अकाबरीन जो फैसला कर रहे थे उसके, उनकी ख्वाहिश पर हमने ज़रूर ये कंसर्न शो किया था। मगर जब आज उनके साथ चीज़ें सामने आ रही हैं तो वो भी चीज़ें आप देख लें। मगर अब भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये मत सोचें कि उनके लिए मैदान खुला है, ये अब उनको पता चलेगा कि अक्सरियत किसके पास है। नहीं, लेकिन आपका कोई वज़ीर आला का कैंडिडेट भी तो फाइनल हो ना, हुकूमत के तो नामजद करदा वज़ीर आला कैंडिडेट हैं, आपका कोई एक कैंडिडेट है? हमारे जो कैंडिडेट हैं यकीनन मुस्लिम लीग से तो हमजा शहबाज हैं, मगर हम क्योंकि इत्तेहाद में बैठे हैं इसलिए हम इत्तेहादियों की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए जो फैसला, अलीम खां भी है और भी नाम है, वो यकीनन जो फैसला करेंगे हम उसकी पाबंदी करेंगे। ठीक है, एक ब्रेक शामिल करते रही। मैं जरा मज़हर अब्बास साहब और शहजाद इकबाल साहब से पूछना चाहूँगा क्योंकि इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और दोनों ही मुत्तहिदा पाकिस्तान की सियासत को बहुत करीब से जानते हैं, समझते भी हैं, और इस वक्त जो हो रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हवाले से वो भी जानते हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो सबसे बड़ी खबर ब्रेक हुई वो भी शहजाद इकबाल साहब ने की, जब उस्मान बुज़दार साहब के इस्तीफ़े का मामला आया तो उन्होंने इस खबर ब्रेक की थी जियो न्यूज़ पे। एक ब्रेक शामिल करते रही, जरा मजीद इसके ऊपर बात कर लेते हैं, हमारे साथ रहिए। सियासी क्लेम्स अपनी जगह, लेकिन असेसमेंट, सियासी असेसमेंट की बहुत अहमियत है। सबसे पहले शहजाद जरा ये बताइएगा, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, उनकी सियासत को भी आप समझते हैं, मज़हर साहब भी समझते हैं, पहले आप बताइएगा कि कौन सा ऐसा फैक्टर है या कौन सा ऐसा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि शायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए डिसाइसिव होगा कि ये डिटर्मिन करने में कि उन्होंने हुकूमत के साथ रहना है या अपोजिशन के साथ जाना है? देखें मुनीब, वैसे तो इत्तेहादी किस तरफ जाते हैं इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता अगर आप परवेज इलाही साहब की मिसाल सामने रखें। बिल्कुल, आपने आपने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज पूरी तफसील बताई और हमारे पैनलिस्ट भी यही बता रहे थे कि रात को दुआए खैर भी हो चुकी थी और सुबह परवेज इलाही साहब ने कहा था कि आप फौरी तौर पे अदम एतमाद ले आए पंजाब में, वरना वो असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। लेकिन सुबह कुछ और ही हो गया, अदम एतमाद की करारदाद तो आ गई, लेकिन उसके बाद परवेज इलाही बनीगाला चले गए और वहां पे उन्होंने वजारत आला का वहां से पोजीशन उन्होंने हासिल करी हुकूमत से। तो लेकिन मुझे एक जो टोन चेंज नजर आई है आज, तो आपने देखा होगा कामिल अली आगा साहब अभी शाहजेब के प्रोग्राम में थे तो वो कहते हैं अवाम भी यही चाहती है। पिछले 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से लगातार तनकीद कर रहे थे हुकूमत पर, परवेज इलाही साहब तो कहां तक नहीं गए, वो तो कहते हैं इमरान खान साहब की नैपियां बदली जाती है, उनको गोद से नहीं उतारा, लेकिन सडनली उनकी टोन तो चेंज हो गई है। हाँ। लेकिन एमक्यूएम की भी टोन मुझे डिफरेंट नजर आई है। जैसे आज फैसल सब्जवारी हो या डिफरेंट लोग जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ये हमारे मुतालबात हैं, हमें पता है फौरी तौर पर अमल नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर हमें
एक यकीन दहानी करवा दी जाए और एक डायरेक्शन मिल जाए तो फिर हम हुकूमत का साथ दे सकते हैं। ठीक है। एमक्यूएम के लिए प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है कि उनको कराची में जो मुकाबला करना है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करना है। 14 सीटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असेंबली की कराची में। मेरी तो पिछले कई आप ये कह लें 2, 2.5, 3 साल से जब से हुकूमत बनी है मेरी तो ये प्रोजेक्शन थी कि इलेक्शन से कुछ अरसे पहले एमक्यूएम तो बाहर निकल आएगी, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में अगर जाना है तो वो हुकूमत में साथ बैठ के नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक। लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि शायद अगर हुकूमत इनके मुतालबात पूरी कर देती है तो शायद एमक्यूएम जो है वो इंक्लाइंड हो जाने के लिए हुकूमत के साथ। ये इनके जो जेन्युइन मसाइल हैं दफातर के, मिसिंग पर्सन के, वो तो है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि मैरीटाइम मिनिस्ट्री और गवर्नरशिप, ये 2 बातें जो है उन्होंने टेबल पे रखी हैं। कल मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बहुत जिम्मेदार शख्स से बात हुई, उन्होंने कहा मैरीटाइम तो हम देने पर तैयार हो गए हैं और गवर्नर पर अभी हम तैयार नहीं है, लेकिन अगर बहुत इंसिस्ट किया, कोई वे आउट नहीं हुआ तो शायद हमें ये भी देना पड़े। मतलब डेस्परेट टाइम्स हैं मदर अब्बास साहब, ये आप बखूबी समझते हैं, क्योंकि अपनी तरह की एक नई सिचुएशन है, क्योंकि इतनी ज़्यादा, ठीक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का तो आपको पता है वो एक 2008 से 13 के दरमियान भी कभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आ रही है, कभी जा रही है, वो तो सिलसिला हम देखते ही रहे सारे। लेकिन इस दफ़ा और इस मोमेंट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैरीटाइम मिनिस्ट्री और गवर्नरशिप दे देती है, तो क्या इज इट एनफ कंसिडरेशन फॉर एमक्यूएम पाकिस्तान टू रिमेन इन गवर्नमेंट? देखिए मुनीब, एमक्यूएम का सबसे बड़ा मसला ये कि उनकी सियासत यरगमाल है और उसका हल किसी तीनों बड़ी सियासी जमातों के पास नहीं है। एमक्यूएम में ये भी नहीं कर सकती कि उनके कई मरतबा मुंतखब होने वाले एमएनए हैदर अब्बास रिजवी सियासत में हिस्सा ले सकें। वो कराची में मौजूद हैं, आज तक आपने उनको किसी प्रोग्राम में देखा है? वो प्रोग्राम में नहीं आ सकते। एमक्यूएम का जो सबसे बड़ा मसला है, उनको मिनिस्ट्री मिल जाए, उनको गवर्नर मिल जाए। जी, एक सवाल अगर मैं पूछना चाहूंगा मियां जावेद लतीफ साहब से, जी जरूर जरूर जिक्र किया है, सुबह उन्होंने जिक्र किया कि हमारे कैंडिडेट अलीम खान हो सकते हैं चीफ मिनिस्टर के, अभी भी कह रहे हैं। जी वो कैसे हो सकते हैं? अगर अलीम खान साहब फ्लोर क्रॉस करते हैं बतौर एमपीए भी, तो वो डी सीट हो जाएंगे। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो दूसरी पीटीआई के टिकट से एमपीए इलेक्ट हुए हैं और वो चीफ मिनिस्टर बन जाए किसी और जमात के? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आप भी खैर कानून जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं, कैसे मुमकिन होगा? ये मियां जावेद लतीफ साहब, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो शहजाद साहब ने उठाया, जरा इसका जवाब दीजिएगा। नहीं शहजाद, देखिए बात यह है कि जब से ये गठरी पंजाब की खुली है ना पीटीआई की, उस्मान बज़दार साहब की शक्ल में, तो पहले तो थे 4-5 ग्रुप, अब हर ज़िले का अलग अलग ग्रुप है। आपको हर ज़िले के अलग अलग ग्रुप से डील, और जेयूआई करा रही है, अख्तर मेंगल साहब करा रहे हैं कि हम गारंटर्स हैं। जी मियां साहब, अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। जी मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अब पीटीआई का जो दूर से आपको नज़र आता था वो सूरत-ए-हाल नहीं है। अब आप देखें कि शोखुपुरा से 4 एमपीए हैं उनके, तो चारों जो हैं वो किसी मरकज़ी जो उनकी लाइन है उससे उनको कोई सरोकार नहीं है। उनको अपनी सीटों से आने वाले इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट चाहिए, उनको अपना टिकट चाहिए। इसी तरह दीगर अजला जो हैं उनकी सूरत हाल है। तो जो आप अलीम खान का हम जिक्र कर रहे हैं, वो आप उनको अंडर एस्टिमेट ना करें, वो सबसे तगड़ा ग्रुप है। वो उसकी टेक्निकल एलिमेंट पे बात कर रहे हैं। 35 से 40 एमपी है, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, मैं कानूनी नुक्ते पे बात कर रहा हूं कि अगर कोई एमपीए फ्लोर क्रॉस करता है तो वो डी सीट हो जाता है। अभी बहस तो ये है कि वो डी सीट होगा या मुस्तकिल डिस्क्वालीफाई होगा। तो अलीम खान साहब एमपी अगर 51% अरकान एक साइड पे खड़े होंगे तो वो जमात गिनी जाएगी, उस्मान बज़दार जमात नहीं गिने जाएंगे। ठीक है मैं क्योंकि वक्त खत्म हो गया, मैं जनरल साहब का, शहजाद साहब का, आपका और मियां जावेद लतीफ साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। प्रोग्राम आपने देखा जी, फीडबैक जरूर दीजिएगा। हालात बदल रहे हैं, सियासत बदल रही है, कल क्या हो जाए, घंटे बाद क्या हो जाए, एवॉल्व हो रहा है, बहुत कुछ डेवलप हो रही है स्टोरीज। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।